गाइस, अब जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे क्वाड ग्रुप जो है वो क्लाइमेट एक्शन में मदद कर सकता है। जलवायु कार्रवाई में किस प्रकार से क्वाड ग्रुप, क्वाड समूह, तो आप तो अभी तक तो आपको रट चुका होगा कि क्वाड ग्रुप में कौन सी कंट्री आती है। बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि क्वाड ग्रुप में कौन सी चार कंट्रीज हैं। तो और ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये टॉपिक है। और आप जानते हैं गाइस कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक के अंदर आप किस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन के एंगल को अपना इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए, वो अभी आप सीखेंगे। मतलब कि क्लाइमेट चेंज का अगर टॉपिक आ रहा है, कोई आप आंसर्स लिख रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो क्वाड ग्रुप के बारे में जरूर लिखिएगा। तो इससे पता लगेगा कि आप जो है किस प्रकार से एक टॉपिक को दूसरे के साथ इंटरलिंक कर सकते हो। राइट, जैसे क्योंकि जब भी कोई आपकी कॉपी चेक करेंगे, और इवन आप जानते हैं गाइस कि यूपीएससी के आंसर्स को आपको इस प्रकार से बनाना है कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करना है। और ये यूपीएससी का एग्जाम और उसकी प्रिपरेशन यही है कि अगर आप इंटरलिंकिंग सीख गए, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करने वाली जो जो कला है, आर्ट है, उसको अगर आप सीख गए तो आप इस गेम को जो है वो जीत जाओगे। तो इस पर ज्यादा फोकस किया करो, अपने आंसर को सिर्फ एक ही चीज पर सीमित मत रखा करो, डायनेमिक बनाया करो और बेहतर बनाया करो और अलग अलग चीजों से लिंक किया करो। अब देखो, क्लाइमेट चेंज को आप अभी लिंक कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, यानी कि क्वाड ग्रुप के साथ। तो इसके काफी सारे अभी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बहुत ध्यान से सुनो। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्वाड ग्रुप की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका निर्माण जो है वो कहां से हुआ है, तो 2004 में जो सुनामी आई थी, जो कि एक नेचुरल कलामिटी, एक प्राकृतिक आपदा थी, तो उसी से निपटने के उद्देश्य से क्वाड समूह जो है वो बना था। राइट। और ये चार कंट्रीज एक साथ मिली किस पर्पस के लिए, कि इस धरती को जो है वो बचाना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से, कि लगातार जो एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, संकट में हम लोग को लगातार जो देखने को मिल रहा है, तो उससे कैसे निपटें, कैसे बचाएं इस हमारे पर्यावरण को। इस उद्देश्य से ये चार कंट्री एक साथ इकट्ठा हुई थी। और क्वाड के क्या प्रयास हैं इसी संबंध में, क्लाइमेट एक्शन के संबंध में, जलवायु कार्रवाई के संबंध में। तो इनकी जो अभी समिट 2021 में हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इस दौरान इन्होंने संकल्प लिया कि ये एक साथ जो है वो होंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे और क्लाइमेट क्राइसिस, जलवायु संकट से जो है वो मुकाबला करेंगे और उससे निपटेंगे। और उससे निपटने के लिए जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज जो हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी साथ में मिलकर बनाएंगे, जिससे कि जलवायु संकट से निपटा जा सके, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से, क्लाइमेट क्राइसिस से निपटा जा सके। इनका फोकस है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंट बना देना। क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंट मतलब कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो है, इंपैक्ट जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ना पड़े, इस डायरेक्शन में प्रयास करना, इस डायरेक्शन में फोकस करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये कैसे हो सकता है, तो ये आपस में क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो अगर बाय चांस कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डैमेज ना हो, उसको दोबारा से हम लोग रीबिल्ड कर सकें। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, राइट। नई टेक्निकल फैसिलिटी जो है वो बिल्डअप करना, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। और जो छोटे आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, उनको बताना कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, क्योंकि आप जानते हैं इसकी सबसे ज्यादा खतरा छोटे आइलैंड्स को ही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा तो आइस शीट, ग्लेशियर्स ये मेल्ट होंगे, और मेल्ट होंगे तो सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, और सी लेवल इंक्रीज होगा तो बहुत भारी मात्रा में आइलैंड्स जो है, स्पेशली छोटे छोटे आइलैंड्स, पानी के नीचे सबमर्ज हो जाएंगे, चले जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, उनकी मदद करना कि कैसे वो संकट से निपट सके, राइट। सेटअप करना क्लाइमेट और इंफॉर्मेशन सर्विसेज टास्क फोर्स को, तो ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव है, फोकस एरियाज है क्वाड ग्रुप्स का, क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर, जलवायु संकट को लेकर, राइट। और क्या करना चाहिए, तो क्वाड को जो है वो आज की डेट में फोकस करना चाहिए कि एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, मतलब कि आज की डेट में जो फॉसिल फ्यूल्स का जो उपयोग किया जा रहा है पावर को जनरेट करने में, तो उसको आप जो है वो चेंज करो, फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो ट्रांजिट करो, चेंज करो, रिन्यूएबल एनर्जी से हम पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, इस चीज में ट्रांजिशन करना है। तो
टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इन सब चीजों की मदद से क्वाड ग्रुप जो है वो मिलकर कोशिश करें कि एनर्जी ट्रांजिशन में, कि फॉसिल फ्यूल्स से जनरेट होनी पावर, जो फॉसिल फ्यूल से जो पावर जनरेट होती है उसको हम लोग एंड करें, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करें। और गाइस क्वाड ग्रुप जो है वो साथ में मिलकर आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करा सकती है जिसकी आवश्यकता है एनर्जी ट्रांजिशन गोल को अचीव करने में, जो कि गोल्स सेटअप किए गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के द्वारा। तो ये चार कंट्री मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी के पर काम करें कि एनर्जी ट्रांजिशन हो सके, फॉसिल फ्यूल से, कन्वेंशनल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग ट्रांजिट कर सकें। तो इस पर इन्हें प्रयास करना है, काम करना है। और गाइस इंडिया की बात करें तो हम लोग किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट। हम सर्विस क्या प्रोवाइड कराएं कि ये सब जो टेक्नोलॉजी जो बन रही है तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम करें। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारे पर्सनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान वाला जो हमारा टारगेट है वो अचीव होगा, साथ ही साथ हमारी जीडीपी भी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू चल रहा है तो वो रिजॉल्व होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना। तो एक टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ उस सीमित सेंटेंस पर ही आपको रुकना नहीं है, आपको उसके अंदर चीजें ढूंढनी है क्योंकि अभी हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि इंडिया जो है वो क्या हेल्प करेगा, इंडिया हेल्प करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर करेगा कि ये सब जो टेक्नोलॉजीज जो है जो बनाई जाएंगी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, तो उसके लिए इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करे। तो अब यहां तक सिर्फ आपको नहीं लिखना है, आपको इंडिया की भी इंटरेस्ट लिखना है ब्रैकेट में कि इससे इंडिया को भी फायदा होगा, इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसके टारगेट्स को हम अचीव कर पाएंगे, हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारी कंट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, राइट, एक्सपोर्ट करेंगे हम तो पैसे हमें मिलेंगे, राइट, तो हमारा इसमें फायदा है, राइट। तो हम इस डायरेक्शन में काम करें और चाइना जो है उसको काउंटर करें हम, क्योंकि गाइस चाइना बहुत भारी मात्रा में हमें देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, पूरे दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते रेट में जो है वो भेजता है, हम भी भेज सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, काफी सारे स्टूडेंट्स के बीच में क्वेश्चन आएगा, सर सस्ते रेट कैसे कर पाएंगे हम लोग, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा सस्ता रेट करने का। गाइस सिंपल सी चीज है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के रेट को सस्ता करना है तो अपने मार्केट को बढ़ा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री है, मैं मान लेता हूं कि आपका प्रॉफिट जो है वो 50 करोड़ रुपए का होता है, आप खुश हो उस 50 करोड़ के प्रॉफिट में, है ना। आप क्या करो, अपने प्रॉफिट को मत इंक्रीज करो, राइट, यहां पर आप कस्टमर बेस को जो है वो इंक्रीज कर दो। और ये इससे फायदा बताओ क्या होगा कि अभी तक आप, जैसे मान लेता हूं कि आप 100 करोड़ के प्रोडक्ट बेचते हो और आपको 50 करोड़ का उसमें प्रॉफिट हो जाता है और इसमें आप खुश हो, तो आप क्या करो, अपने प्रॉफिट को वहीं पर रखो, 50 करोड़ रुपीज तक अपने प्रॉफिट को रखो, या फिर लेट्स से कि 75 करोड़ रुपीज अपने प्रॉफिट को कर दो, और जो प्रोडक्ट जो है या मार्केट जो है इसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए आप कर दो, 250 करोड़। अब आप बोलोगे सर ये मार्केट 250 करोड़ कैसे होगा। अब होगा ये कि आज की रेट में लेट्स से कि आपका एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है जिसमें आप 10 रुपए कमा रहे हो, राइट, आपका एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है जिसमें आप 10 रुपए कमा रहे हो। आप एक काम करो ना, प्रोडक्ट की कीमत जो है वो कर दो, और ये प्रोडक्ट 100 रुपए का प्रोडक्ट 100 लोग को आप बेचते हो, ठीक है, प्रोडक्ट की कीमत अगर कम होगी तो ज्यादा लोग जो है वो खरीदेंगे। आप करो क्या कि प्रोडक्ट की कीमत कम कर दो, अपने प्रॉफिट को उतना ही रखो बट प्रोडक्ट की कीमत कम कर दो, और वॉल्यूम बढ़ा दो, कस्टमर का वॉल्यूम बढ़ा दो, कि कीमत कम होगी तो कस्टमर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी तक आपके प्रोडक्ट को 100 लोग ही परचेस कर रहे थे, बट जहां आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 70 रुपए कर दी तो हो सकता है कि 300 लोग परचेस कर लें, ज्यादा मात्रा में लोग परचेस कर लें। आप अपने प्रॉफिट को उतना ही रखिए, प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बट आप क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट को की वैल्यू को कम कर देंगे तो आपके ज्यादा कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे एंड इवेंचुअली आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। जो चाइना इसी गेम पर खेलता है, यानी कि इसी गेम को खेलता है, ये क्या करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देता है जिससे कि वो उसको एक बड़ा मार्केट मिल सके, और इस बड़े मार्केट के साथ एक तो उसकी वो भी हो जाती है कि उसका प्रोडक्ट हर जगह जा रहा है कम कीमत पे, क्योंकि मार्केट जहां मार्केट बड़ा होगा, राइट, वहां आप सस्ते रेट में लोगों को चीजें भी प्रोवाइड करा सकोगे और अपने अपने सर्वाइवल को भी सुनिश्चित कर सकोगे, अपने प्रॉफिट से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इंडिया को इसी कॉन्सेप्ट पर चलना होगा, क्योंकि आप कंज्यूमर बेस को सोचो ना, आप क्या, आप अगर अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका छोटा कंज्यूमर बेस होगा, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका प्रोडक्ट महंगा होगा, आपको महंगा करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको भी सर्वाइव करना है, आपको भी प्रॉफिट चाहिए। बट जहां आपका कंज्यूमर बेस एक बहुत बड़ा हो गया, आप अपने प्राइस को डिक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो, राइट,
और उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि उल्टा आप ही को फायदा होगा कि आपके साथ और कस्टमर्स जुड़े रहेंगे, राइट। तो ये चीज रहती है। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी हमें अपनाने की आवश्यकता है। अब देखिए कितनी सारे पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए, बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में भी चर्चा कर ली, राइट। और फंडिंग की बात करेंगे तो क्वाड कंट्री को मदद करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज की, कि जिससे कि डेवलपिंग कंट्री जो है वो सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्विच हो सके, मूव हो सके, है ना। और इसका महत्व क्या है और क्यों क्वाड का प्रेजेंस और इन्वॉल्वमेंट होने की आवश्यकता है। तो आपको बता दें गाइस कि क्वाड कंट्री जो है गाइस ये स्ट्रेटेजिकली हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं इकट्ठा हुई हैं, बल्कि ये पूरे दुनिया भर की या पूरे हमारी धरती की जो प्रॉब्लम है, राइट, क्लाइमेट चेंज की, उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक संकल्प उठाया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके प्रयास जो है वो लगातार रहें, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के लिए के बेनिफिट के लिए भी काम कर रहे हैं, राइट। तो क्वाड ग्रुपिंग के बारे में गाइस आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो मेरे ख्याल से आप क्लाइमेट चेंज का जो लिंक है क्वाड के साथ किस प्रकार का है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और काफी सारे एरियाज पर हमने बात करी डायनेमिक तरीके से, तो वो पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, वैसे तो आपको बताइए क्वाड ग्रुप के बारे में। तो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 कंट्री ने मिलकर ये ग्रुप क्रिएट किया है। और ये 4 कंट्री जो है गाइस ये मतलब इनके कॉमन ग्राउंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि चारों की चारों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इनके कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे कि इनको मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी का इनका इंटरेस्ट है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री फ्लो होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार से ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, ट्रेड में, व्यापार में रुकावट नहीं होना चाहिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा जो है वो बरकरार होनी चाहिए, राइट। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। ये चारों कंट्री कब आई थी? 2004 में एक साथ आई थी सुनामी के बाद, राइट। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि नेचुरल कैलामिटी से निपटने के लिए इकट्ठा हुई थी, राइट। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इकट्ठा हुई थी। पहली बार जो है वो इनकी मुलाकात होती है 2007 में, आसियान की समिट चल रही थी, उसी के दौरान इनकी मुलाकात हुई चारों कंट्री की। इंटेंशन यही था कि इनको जो है वो चारों कंट्री को मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है वो एनहेंस करना है, बढ़ाना है समुद्री सहयोग को, तो ये चारों देशों को। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। और इस ग्रुप का सिग्निफिकेंस, महत्व जो है वो क्या है, तो पहली बात तो ये लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, राइट। लाइक माइंडेड कंट्री, एक जैसे सोचने वाली, इनकी ऑब्जेक्टिव, इनकी स्ट्रेटेजीज एक जैसी हैं। वैसे हालांकि इस क्वाड ग्रुप ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है, बट वी नो कि इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव एक और यही है कि इस क्षेत्र में चाइना को हमेशा काउंटर करते रहना, राइट। और ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विजन है इनका, राइट। और अपने यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि ये जो चारों कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के जो खुद के हित हैं, म्यूचुअल मतलब आपस में सभी के हित जो है उसको पूरा करने के लिए ये काम करते हैं मिलकर, राइट। और प्रमोट करते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अभी चर्चा करी ली। और ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य वार्ता के कई मंचों में से एक है। ऐसा नहीं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ कोर्ट में ही इनकी मीटिंग होती है, और भी काफी सारी समिट्स हम लोग को देखने को मिलती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर ये मिलते हैं, वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और ये उनमें से एक है कि मतलब ये 4 कंट्रीज के डिस्कशन के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें से एक ग्रुप ये क्वाड हम लोग को देखने को मिलता है। इसे किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, राइट, एक्सक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए इस चीज को। और आपको बता दें कि चाइना क्या बोलता है क्वाड को देखकर, तो चाइना बोलता है, क्योंकि चाइना समझ चुका है कि ये 4 कंट्री इकट्ठा हुई है इसको काउंटर करने के लिए, ये 4 कंट्रीज ने गैंग बनाया चाइना के अगेंस्ट, तो उसको समझ चुका है। तो वो बोलता है कि ये एशियन नाटो है राइट। तो ये वाली बात करता है एशियन नाटो, कि इन चारों कंट्री में से किसी एक को भी छेड़ोगे तो ये मतलब तीनों की तीनों कंट्री या चारों की चारों कंट्री इकट्ठा होकर जो है वो लड़ेंगी चाइना के अगेंस्ट। तो ये वो वाली बात रखता है, क्योंकि इसको हमेशा ये चारों कंट्रीज मिलकर काउंटर करती है ना, तो इसलिए इसने ये खफा है इससे, क्वाड ग्रुप से। और इवन आपको बता देगा कि भारतीय संसद में जापानी पीएम शिंजो आबे द्वारा 2 सागरों का मिलन, कौन से 2 सागर? इंडो पैसिफिक, संबोधन ने क्वाड अवधारणा को एक नया बल दिया, क्वाड कॉन्सेप्ट को एक फ्रेश इंपीटस प्रोवाइड किया, जिस समय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने या आबे ने कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज जो है वो उसको कहा, क्वाड को कहा। तो क्वाड का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज, 2 समुद्र का एक संबंध या मिलन, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और क्वाड ग्रुप ने भारत के आर्थिक उदय को मान्यता प्रदान की, इकोनॉमिक राइज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया क्वाड ग्रुप ने। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है गाइस क्वाड से रिलेटेड। और मेन जो चीज थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर वो यही था कि क्वाड और क्लाइमेट चेंज का रिलेशन, जिसको हमने डिटेल में कवर किया।